बीबीसी दुनिया में आज देखिए, गजा के लिए इजराइल का क्या है प्लान और यूक्रेन में शांति के लिए क्या तैयार होंगे पुतिन। लेकिन पहले हेडलाइंस। गजा पर कब्जे की इजराइल ने की तैयारी, ड्यूटी पर बुलाए हजारों रिजर्व सैनिक, रखी शर्त सारे बंधकों को रिहा करे हमास, तभी खत्म होगी जंग। यूक्रेन जंग को रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था जल्द होगी पुतिन और ज़ेलेंस्की में मुलाकात। लेकिन क्या रूस है इस मुलाकात के लिए तैयार? करेंगे चर्चा। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए। लोकसभा में पेश हुआ 130वां संविधान संशोधन बिल। इसके तहत अगर 30 दिनों के लिए हिरासत में रहते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री तो पद से हटाने का है प्रावधान। विपक्ष ने कहा गलत हो सकता है इस्तेमाल। बारिश में पाकिस्तान के कराची का हाल बेहाल, 8 की मौत। दिखाएंगे पाकिस्तान से खास रिपोर्ट और दिखाएंगे कैसे दुनिया भर में लगे ट्रंप टैरिफ की चपेट में आई खुद अमेरिका की ही कॉफी इंडस्ट्री। तेजी से बढ़े कॉफी के दाम। इजराइल अब नई तैयारी में लगा है और ये तैयारी है गजा पर कब्जे की, जिसके लिए इजराइल सरकार ने अपने हजारों रिजर्व सैनिकों को बुला भी लिया है। इजराइल का प्लान है कि वो आने वाले हफ्तों में पूरे गजा पर जमीनी कार्रवाई कर उस पर कंट्रोल कर लेगा और इसके लिए उसे और ज्यादा सैनिकों की जरूरत होगी। दक्षिणी गाजा में नए शेल्टर के तैयार होने के बाद लगभग 10 लाख फलस्तीनी लोगों को जगह छोड़ने को कहा जा सकता है। हालांकि इजराइल के कई सहयोगियों ने उसके इस प्लान की ही निंदा की है। वहीं नए सीज फायर समझौते को लेकर हमास तो मान गया है, लेकिन इजराइल ने कहा है कि वो किसी भी तरीके की आधी अधूरी डील को नहीं मानेगा। इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता योलान नेल। Already there are Israeli maneuvers that are happening around. गजा के आसपास पहले से ही इस्राएली सेना कार्रवाई कर रही है। शहर के लोगों का कहना है कि इस्राएल की ओर से की जा रही बमबारी डराने वाली है। कई घरों को गिराया गया है और खासकर जैतून इलाके में लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं और कुछ का कहना है कि वो वहाँ फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस समय इस्राएल की ओर से मिले जुले संकेत आ रहे हैं। वो दिखाना चाहता है कि वो गजा को पूरी तरह से कंट्रोल करने के अपने प्लान को लेकर आगे बढ़ रहा है और इस्राएल नई सीजफायर डील को स्वीकार नहीं कर रहा है। नई डील में 60 दिनों के सीजफायर की बात है। इस डील में जिंदा बचे हुए बंधकों में से आधे लोगों की रिहाई के बदले फलस्तीनी कैदियों को छोड़ने की भी बात है। पूरे गजा पर कब्जे के प्लान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन इस्राएली प्लान को समर्थन देने का संकेत जरूर दिया है। दरअसल इजराइल की मांग है कि सभी 50 बंधकों को रिहा किया जाए और इजराइल में भी लोग बंधकों के परिवार के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन की रिपोर्ट। फिर एक बार लोग बंधकों के परिवारों के समर्थन में इकट्ठा हुए। इस्राएली बंधकों की सलामती की फिक्र यहां जंग खत्म करने की मांग को और तेज कर रही है। नई डील के तहत सीजफायर के शुरुआती 60 दिनों में बचे हुए बंधकों में से आधों को रिहा करने का प्रस्ताव है। इस्राएल ने कुछ महीने पहले ऐसी ही एक डील के लिए हामी भरी थी, लेकिन इस ताज़ा प्रस्ताव पर उसका रुख बदला हुआ है। इस्राएल का कहना है कि सारे बंधकों को एक ही बार में रिहा किया जाए। I think his main goal is to make people forget. मुझे लगता है वो चाहते हैं कि लोग 7 अक्टूबर की घटना भूल जाएं और वो जानते हैं कि उसके लिए उन्हें जिंदा बचे और मारे जा चुके सारे बंधकों को वापस लाना होगा। वो फिलहाल थोड़ा समय चाह रहे हैं और मुझे लगता है कि आखिर में जाकर एक डील होनी ही है। He has time right now and I think at the end we will have a deal. सत्ता के गलियारों से बाहर के लोग जंग खत्म करने की मांग कर रहे हैं, मगर बिन्यामिन नेतन्याहू के राजनीतिक गठबंधन के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस बात पर अड़े हैं कि जंग जारी रहनी चाहिए। वो चाहते हैं कि गजा से वहां के लोगों को बाहर निकाला जाए और इस्राएली लोग गजा में बसें। नेतन्याहू कई महीनों से कहते रहे हैं कि वो ऐसी किसी डील के लिए राजी नहीं होंगे जिसमें हमेशा के लिए जंग खत्म करने की बात हो। हालांकि अब वो कह रहे हैं कि वो बस ऐसी ही डील पर सहमत होंगे, लेकिन शर्त ये है कि सभी बंधकों को एक बार में रिहा किया जाए और गजा के भविष्य में फलस्तीनी प्रशासन की कोई भूमिका ना रहे। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि नेतन्याहू की समझौता करने में कोई दिलचस्पी है भी या वो डील पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हैं। अगर हमास का हर शख्स हथियार डाल दे तो बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप तब तक इंतजार करेंगे जब तक गजा में हर शख्स बंदूक नीचे न रख दे, तो फिर इसमें 100 साल लगने वाले हैं। ऐसे में ना बंधकों की कभी वापसी हो पाएगी और ना ही जंग खत्म हो पाएगी। I think and many other analysts believe that Israel मुझे लगता है और कई विश्लेषक भी ऐसा मानते हैं कि गजा की जंग में
बंधकों की वापसी के अलावा इसराइल के दूसरे मकसद भी हैं, जिसके बारे में इसराइली और अमेरिकी नेता कई बार खुले तौर पर बोल चुके हैं। वो गजा से फ़लस्तीनियों को पूरी तरह ख़त्म करना चाहते हैं। which has to do with ethnic cleansing of Palestinians from Gaza. The last time Mr. Netanyahu was presented with a deal like this, he took the पिछली बार जब नेतन्याहू के सामने ऐसी ही एक डील पेश की गई थी, तब उन्होंने शुरू में सहमत होकर कुछ बंधकों की वापसी करवा ली और फिर जब जंग पूरी तरह खत्म करने का जिक्र आया तो बातचीत रोक दी। संघर्ष को खत्म करने के लिए उनका क्या प्लान है, ये अभी भी एक सीक्रेट है। उन्होंने लगातार कहा है कि मिलिट्री प्रेशर काम कर रहा है, पर उस प्रेशर के जरिए वो मनचाही डील पाना चाहते हैं या हमास का पूरी तरह सरेंडर चाहते हैं। पहला रास्ता बातचीत का है, वहीं दूसरा गजा पर सैन्य कब्जे का है, जो बहुत से इसराइली नहीं चाहते। बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन की रिपोर्ट। इधर रूस यूक्रेन जंग को लेकर शांति की तैयारी रही। नेटो के मिलिट्री चीफ्स इस बात पर चर्चा करने के लिए मिल रहे हैं कि यूक्रेन में अगर शांति समझौता होगा तो वो कैसे काम करेगा। सोमवार को व्हाइट हाउस में हुई बातचीत, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर चर्चा की। चर्चा इस बात को लेकर कि यूक्रेन को भविष्य में मिलने वाली सिक्योरिटी गारंटी कैसी होगी, और इस बातचीत के बाद यूरोपीय देशों का मानना है कि अब उनके पास इस दिशा में बातचीत को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका है। नेटो के मिलिट्री चीफ्स इस बैठक में क्या डिस्कस कर सकते हैं, इस बारे में बता रही हैं बीबीसी संवाददाता ज़ैना बेज़बियाचुक। Of course, there are many things about security guarantee. सुरक्षा गारंटी से जुड़ी कई चीजें हैं जिनकी यूक्रेन को जरूरत है और शायद वो उसे फ्यूचर में मिल भी सकती हैं। उनका फैसला सिर्फ स्टेट हेड ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसका फैसला सीधे मिलिट्री लीडर्स कर सकते हैं। सबसे अहम है इंटेलिजेंस शेयरिंग, जिसकी यूक्रेन को अभी और आने वाले कई दशकों तक जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा पश्चिमी देशों से हथियारों की सप्लाई के लिए लॉजिस्टिक्स सपोर्ट की भी जरूरत होगी, और शायद सबसे मुश्किल चीज है पश्चिमी देशों के सैनिकों को यूक्रेन भेजना, जो राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से काफी पेचीदगी भरा हो सकता है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि जंग खत्म करने के लिए रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रूस ऐसी किसी बैठक में के होने की संभावना को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। जंग को रोकने के लिए जहां कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं यूक्रेन के इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र ओडेसा पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। इस हमले में एक फ्यूल और एनर्जी फैसिलिटी में आग लग गई है और एक शख्स घायल हुआ है। और भारत से लेकर पाकिस्तान तक और मुंबई से लेकर कराची तक फाइनेंशियल कैपिटल्स की हालत बारिश ने खराब कर दी है। पाकिस्तान के कराची शहर में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है। सड़कें, गलियां, हर जगह पानी भरा है, जिसकी वजह से कराची में लोगों को घरों में ही रहने को कहा गया है। देखिए बीबीसी संवाददाता रियाज सुहेल की रिपोर्ट। कराची में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाद शारा फैसल समेत आई चंडीगढ़ रोड, एम ए जिना रोड, कोरंगी रोड को क्लियर कर दिया गया था, मगर एक मरतबा फिर शदीद बारिश की वजह से कई सड़कें ज़ेरे आब हैं। कई लोग सड़कों में फंस गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल हो गई थी और लोग घरों को देर से पहुंचे थे। रात गए तक जो मेयर हैं मुर्ज़ाबाद और वज़ीर आला मुराद अली शाह सड़कों पे गश्त करते रहे और पानी की निकासी का निगरानी करते रहे। कल हमने क्या किया, रात को जब मैंने 12 के बाद मीटिंग की और सबसे राय ली और हमें कहा गया कि अगले दिन भी तेज़ बारिश होने का इम्कान है। हमने कहा आम तातील कर दो। पहले हमने स्कूल बंद किए थे, फिर हमने कहा आम तातील कर। ये आम तातील है जो आपको नज़र आ रही है। 15 मिनट, आधा घंटा बारिश हुई है, अभी आधा घंटा तकरीबन बारिश हुई है। सब दफातर से निकल के घरों को जा रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता बारिश तेज़ हो जाए अभी तो ये सब रोड पे फंसेंगे। बारिश का पानी मिनटों में तो नहीं निकलेगा। ये आप जब ये रोड पे फंसेंगे तो फिर ज़रूर इंतज़ामिया को कहेंगे, हुकूमत को कहेंगे। हर एक को अपना भी एहसास होना चाहिए। आज सुबह तक ये सड़कें क्लियर थी, मगर दोबारा बारिश की वजह से एक मरतबा फिर जो मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। जो मार्केटें हैं, ख़ास तौर पर जुड़िया बाज़ार, होलसेल मार्केट और फर्नीचर मार्केट, वो बंद हैं। यहाँ से पानी निकलने में वक्त दरकार होगा। और आगे बढ़ने से पहले दुनिया की कुछ अहम खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंडअप में। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे के बाद
काबुल पहुंचे हैं। वहां वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों से मिलेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता संभालने के बाद से ये ऐसा पहला मौका है जब अफगानिस्तान इस तरह की उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी कर रहा है। तालिबान के नुमाइंदों ने कहा है कि चीन चाहता है कि अफगानिस्तान आधिकारिक रूप से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ जाए। मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में M23 विद्रोहियों ने पिछले महीने कम से कम 140 नागरिकों की हत्या कर दी, जिनमें ज्यादातर एथनिक हुटू समुदाय के लोग थे। संस्था ने कहा कि उसने इससे जुड़े सबूत भी इकट्ठा किए हैं। ये विद्रोहियों का पिछले 3 सालों में इस ज्यादा समय में सबसे घातक हमला हो सकता है। हालांकि विद्रोहियों ने इससे इनकार किया है। अफगानिस्तान में बस दुर्घटना में 17 बच्चों समेत कम से कम 69 लोगों की मौत हो गई है। वहां के अधिकारियों ने बताया कि देश के पश्चिमी हिस्से में हादसे के शिकार हुए बस में वो शरणार्थी बैठे थे जिन्हें हाल ही में ईरान से डिपोर्ट किया गया था। यूएन माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक इस साल की शुरुआत से अब तक कम से कम 15 लाख लोग ईरान और पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेजे गए हैं। और ट्रंप टैरिफ भले ही दूसरे देशों पे लगे हैं, लेकिन कैसे उसका असर अमेरिकी लोगों पर भी हो रहा है वो देखते हैं। अब ट्रंप के लगाए टैरिफ से अमेरिका की कॉफ़ी इंडस्ट्री परेशान हो रही है। वो इंडस्ट्री है जिसमें अमेरिका में ही लाखों लोग काम करते हैं। अमेरिका में कॉफ़ी का इंपोर्ट ड्यूटी फ्री रहा है, लेकिन अमेरिका ने अपने कुछ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया और इसकी चपेट में कॉफ़ी भी आ गई है। इससे कॉफ़ी इंडस्ट्री प्रेशर में है। बीबीसी संवाददाता एरिन डेलमोर ने कॉफी इंपोर्टर्स से बात की। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। ये ब्राजीलियन फ्रेंच रोस्ट का 23 किलो का बैग है। टैरिफ से पहले ये $147 का था और टैरिफ के बाद कीमत होगी करीब $360। पीटर लोंगो की पोर्टो रिको इंपोर्टिंग कंपनी 1907 से न्यूयॉर्क सिटी की ब्लीकर स्ट्रीट पर चल रही है। यहाँ कैफे ब्लेंड की सबसे ज्यादा बिक्री होती है, मगर इसके लिए चाहिए ब्राजीलियन बीन्स। मगर अब ट्रंप टैरिफ लगने के बाद उन पर 50% इंपोर्ट टैक्स लग गया है। टैरिफ इतना ज्यादा है कि इसका कॉफी के दाम पर बहुत असर पड़ेगा। जैसे कि हम अभी करीब $16 की कॉफी बेच रहे हैं, तो 50% टैरिफ लगने पर कीमत $8 बढ़कर $20 के पास हो जाएगी। इससे तो ब्राजीलियन कॉफी की मार्केट ही खत्म हो जाएगी। शायद यही मकसद है। वो ब्राजील के लोगों को कैसे भी करके सजा देना चाहते हैं। प्रोडक्शन का मतलब है कि प्रतियोगिता की भावना बढ़ेगी और ग्राहकों को चीजें सस्ती मिलेंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ग्लोबल ट्रेड में टैरिफ के जरिए बदलाव ला रहे हैं। वो पीटर जैसे इंपोर्टर्स से बाकी देशों से सामान लाने के बदले फीस ले रहे हैं। मकसद है कि बाकी देश अपने यहाँ टैरिफ कम कर दें और अमेरिका के विदेशी प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएं, ताकि अमेरिकी अपने देश में बनी चीजों को तरजीह देने लगें। इससे अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन समस्या ये है कि कॉफी अमेरिका में उगाई ही नहीं जाती। इसे उगाया ही नहीं जा सकता। ये इक्वेटर के पास थोड़े से हिस्से में उगाई जाती है। ये हवाई, पोर्टो रिको और सदर्न कैलिफोर्निया में उगाई तो जाती है, लेकिन ये इतनी नहीं है कि हर दिन अमेरिका में पिए जाने वाले 45 करोड़ कपों की मांग पूरी कर सके। एक तरह से सारी कॉफी इंपोर्ट ही करनी पड़ती है। और अगर कॉफी पैदा करने वाले देशों पर टैरिफ लगेंगे, जैसे कि ब्राजील पर 50% लगा है, तो पीटर जैसे लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है, जो कॉफी इंपोर्ट करते हैं या बेचते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। रात को जगा रहता हूँ क्योंकि कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में इससे कैसे निपटा जाए। टैरिफ का ऐलान किए जाने से पहले ही माहौल बदला हुआ था। फरवरी में अरेबिका कॉफी के दाम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब तो वो थोड़े कम हो गए हैं, मगर रोस्टेड कॉफी का दाम 1 साल में 15% बढ़ गया है। इससे पीटर जैसे सेलर्स पर प्रेशर बढ़ गया है। बीबीसी संवाददाता एरिन डेलमोर की रिपोर्ट। और कभी दिन में तो कभी रात में कुछ वैज्ञानिक समंदर के बर्फीले पानी में घुसकर मिट्टी और गाद निकालने में जुटे हैं। दरअसल वो ये जानना चाह रहे हैं कि इंसान की एक्टिविटीज़ का हमारे प्लैनेट अर्थ पर क्या असर हुआ है, जैसे कि वेल्स के शिकार का। क्यों अहम है ये काम, देखिए बीबीसी संवाददाता विक्टोरिया गिल की रिपोर्ट। अंटार्कटिक का ये बर्फीला इलाका मरीन लाइफ के लिए परफेक्ट जगह है, लेकिन यहाँ पर भी क्लाइमेट चेंज का असर पड़ रहा है, वो भी इंसानों की वजह से। रिसर्चर्स की एक टीम इस जगह और यहाँ की वाइल्ड लाइफ पर पड़ रहे असर के सबूत जुटाने में लगी हुई है। तूफानी लहरों से भरे इस समंदर में बर्फ
और कीचड़ तक पहुंचने के लिए रिसर्चर्स ने एक ड्रिल इस्तेमाल की। समंदर के तल के नीचे हर परत ये बताती है कि उस सदी में वहां कौन से जीव रहा करते थे। अंटार्कटिक में समंदर के नीचे की परतों के हिस्से निकालकर बोट के जरिए यहाँ बार्सिलोना तक लाने में 6 महीने लगे। यहाँ इनकी जांच की जाएगी। ये एक इतिहास की किताब की तरह है। इस पानी में जितने भी जानवर रहे होंगे और जिसने भी समंदर की गहराइयों में आखिरी सांस ली होगी, उसके डीएनए के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसका एक खास हिस्सा यहाँ जांच के लिए रखा गया है। अंटार्कटिक के समंदर की मिट्टी के इस हिस्से में से सैकड़ों सैंपल्स की जांच होनी है। इन्हें -80 डिग्री के तापमान पर रखा गया है ताकि ये खराब ना हो जाएं। अंटार्कटिक के ठंडे पानी और गाद में ऑक्सीजन कम होने की वजह से डीएनए को संभाल कर रखना आसान होता है। इसीलिए हम कई सालों की बायोडाइवर्सिटी को संभाल कर रख पाए। अब वैज्ञानिक ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हेल्स के शिकार का समंदर पर क्या असर होता है। जब व्हेल्स बड़ी होती हैं तो उनका शरीर कार्बन सोखता है, वरना हमारी धरती और गर्म हो सकती है। जब इस तरह के जीव मरते हैं तो उनका शरीर समंदर के तल में चला जाता है और इसके साथ ही कार्बन भी समंदर के काफी गहराई में चला जाता है। अगर हमें इससे क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद मिलती है तो हमें व्हेल्स की आबादी और बढ़ानी चाहिए ताकि इनकी संख्या इतनी ही ना रह जाए। तो इस सब से समंदर की सेहत के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि बदलते पर्यावरण के असर से यहाँ के क्लाइमेट को कैसे बचाना है। बीबीसी संवाददाता विक्टोरिया गिल की रिपोर्ट। और हम में से कई लोग रोज वेइंग मशीन पर चढ़कर अपना वजन चेक करते हैं, लेकिन क्या आपने जानवरों को वजन चेक करते हुए देखा है? ब्रिटेन के एक जू में जानवरों का वजन चेक किया जा रहा है। पेंगुइन्स, कछुए जैसे लगभग 400 स्पीसीज के 10,000 जानवरों का ब्रिटेन के जू में डेटाबेस इकट्ठा किया जा रहा है। और कार्यक्रम को लेकर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पे मेरा हैंडल है @BBC सारिका।